Hello everyone, welcome to learning session. This is Jyoti and today we are going to discuss important questions on rural banking. एज यू नो एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमने एक सीरीज चलाई है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रूरल बैंकिंग पे। तो जल्दी से जो है हमारे रूरल बैंकिंग कोर्स को जो है आप एनरोल कर लीजिए ताकि आप एग्जाम जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सके। तो जल्दी से हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, and if an iOS user then download the My Institute app and use the organization code GEGKT। तो जल्दी से इस ऑर्गेनाइजेशन कोड को यूज़ करके आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे जो कोर्सेज हैं उनको एनरोल कर सकते हो। तो अगर हम ऑफर्स की बात करें तो हमारे सारे के सारे पैक्स पे जो है आपको ऑफ मिल रहा है। 82% जो है आपको फ्लैट ऑफ मिल रहा है। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है, दैट इज़ एग्जाम्स कूपन कोड यूज़ करके आप जो है इनको एनरोल कर सकते हो। अगर आप क्रैश कोर्स परचेज करते हो उनके लिए आपको जो कूपन कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वेबिनार कूपन कोड यूज़ करके जो है आपको फ्लैट 82% जो है क्रैश कोर्सेज पे मिलने वाला है। तो जल्दी से हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रूरल बैंकिंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज द ग्रेस पीरियड सजेस्टेड बाय NABARD फॉर डक बेल्स विद और विदाउट पंप्स। ठीक है, जो हमारे डक बेल्स हम बनवाते हैं, ठीक है, चाहे वो विद पंप है चाहे विदाउट पंप है, ठीक है, उनके लिए जो लोन लिया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटीज ली जाती हैं, ठीक है, तो NABARD ने उसके लिए क्या ग्रेस पीरियड सजेस्ट करा है। ग्रेस पीरियड क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। ग्रेस पीरियड होता है कि एक्स्ट्रा टाइम देना, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मंथ्स ईयर्स जो बोल सकते हो आप, कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डग्स वेल विद और विदाउट पंप के लिए जो ग्रेस पीरियड है, एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जाता है रीपेमेंट के लिए लोन के, जो क्रेडिट फैसिलिटीज जो ली हैं हमारे फार्मर्स ने, वो कितना टाइम जो है वो डग वेल्स के लिए दिया जाता है। ये सनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? 12 मंथ्स, 11 मंथ्स, 18 मंथ्स या 23 मंथ्स? क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, डग बेल्स के लिए जो हम क्रेडिट फैसिलिटीज लेते हैं, लोन लेते हैं, उसमें हमें ग्रेस पीरियड जो है वो कितने टाइम का मिलता है। ये सनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, आंसर इज डी, मीन्स 23 मंथ्स। डग बेल्स के लिए अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं तो उसके लिए हमें जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है दैट इज 23 मंथ्स का। 23 मंथ्स का जो है ग्रेस पीरियड सजेस्ट करा है NABARD द्वारा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी इज आंसर, जिसमें 23 मंथ जो है ग्रेस पीरियड मिलता है हमें, किसके लिए? डग्स बेल के लिए। क्लियर, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो 12 मंथ्स हैं वो 12 मंथ्स हमें किसके लिए मिलते हैं? दैट इज पोल्ट्री के लिए। पोल्ट्री के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो उसमें जो ग्रेस पीरियड हमें मिलता है दैट इज फॉर 12 मंथ। तो अगर हम 11 मंथ्स की बात करें तो 11 मंथ्स का जो हमें ग्रेस पीरियड मिलता है वो किस पर्पस में मिलता है, किस उसके लिए मिलता है? तो उसमें अगर हम बात करें, अगर हम स्प्रिंकल वे ऑफ यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए अगर हमने क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो उसके लिए जो हमें रीपेमेंट टाइम है हमारा, उसमें जो ग्रेस पीरियड हमें मिलेगा दैट इज 11 मंथ्स का मिलेगा। क्लियर, तो अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, जो हमारी क्रॉप्स है जैसे मैंगो हो गया, कैशियो होगा, तो इनके लिए हमें लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होते हैं क्योंकि इनके जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी टाइम के बाद हमें मिलना शुरू होते हैं। तो उनका जो रीपेमेंट पीरियड में जो हमें ग्रेस पीरियड मिलता है वो भी हमारा 6 to 7 ईयर्स का होता है। ठीक है, इनके लिए जो ग्रेस पीरियड है वो भी जो है 6 to 7 ईयर का होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं जैसे गावा है, ठीक है, तो उनके लिए जो हमारा ग्रेस पीरियड है दैट इज 4 to 5 ईयर्स का है। ठीक है, कितने टाइम का है ग्रेस पीरियड? दैट इज 4 to 5 ईयर का उनके लिए ग्रेस पीरियड है, जो हमारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं जिसमें गावा भी आता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई टेक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया? इंडिया में कौन से जो प्रोजेक्ट हैं एग्रीकल्चर में, इनमें से कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि हाई टेक हैं? सिंपल सी बात, हाई टेक कौन से होते हैं? जिनमें हाई टेक्नोलॉजी जो है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ करी जाती है। तो इनमें से कौन सा वो प्रोजेक्ट है या कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए हाई टेक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिन्हें हम कहते हैं? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमर्शियल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉर
फ्लोरिकल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन है, टिश्यू कल्चर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स डी। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो है हमारे तीनों के तीनों क्या है? हाई टेक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कॉमर्शियल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, इसमें ये भी हमारा एक हाई टेक प्रोजेक्ट है। इसमें भी हम हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लावर्स ग्रो कर सकें, ताकि हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सके। क्लियर। नेक्स्ट आता है मशरूम कल्टीवेशन। तो मशरूम के लिए भी हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि ताकि मशरूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। क्लियर। नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? बेसिकली एक टिश्यू होता है जो हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सके। और सिंपल सी बात है, हम हो सकता है किसी प्लांट का हो, एनिमल का हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके। ठीक है, उसके लिए ये जो है टिश्यू कल्चर जो है यूज़ करा जाता है। तो ये तीनों के तीनों ही जो है हमारे हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? द कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड वॉज सेटअप इन। जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, बोर्ड जो है उसका, कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड्स वॉज सेट अप इन। वो कब सेटअप करा गया था? 1950 में, 1947 में, 1945 में, 1948 में? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स 1947 में। ठीक है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है वो सेटअप करा गया था 1947 में। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड है इसको फर्दर डिवाइड करा गया है 3 बोर्ड्स में। ठीक है, फर्दर 3 बोर्ड्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा हैंडलूम्स बोर्ड। क्लियर। तो थर्ड जो इसको डिवाइड करा गया है दैट इज हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, राइट, इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है, ये जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड है उसको फर्दर 3 बोर्ड्स में डिवाइड करा गया है। दैट इज आर हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, हैंडलूम्स बोर्ड एंड खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है, विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। क्लियर। आपको ये क्लियर हुआ कि हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड है ये कब स्टैब्लिश करा गया था? ये करा गया था 1947 में। इसको फर्दर डिवाइड करा गया 3 बोर्ड्स में। फर्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, देन हैंडलूम हमारा जो बोर्ड है, एंड थर्ड वन इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमने इसमें से वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, RNFS मीन्स रूरल नॉन फार्म सेक्टर। ठीक है, RNFS क्या है यहाँ पे? रूरल नॉन फार्म सेक्टर एनकरेजेस रूरल पीपल टू माइग्रेट। ठीक है, रूरल नॉन फार्म सेक्टर है क्या? बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं जैसे हमारे MSMEs हैं, ठीक है, जैसे खादी इंडस्ट्री है, हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, सेरिकल्चर है। तो ये जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है रूरल एरियाज में, ठीक है, जो कि रिलेट नहीं करती फार्म इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो ये है हमारी रूरल नॉन फार्म सेक्टर। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है इसमें कि जो रूरल नॉन फार्म सेक्टर है वो एनकरेज कर रहा है रूरल पीपल को कि वो माइग्रेट कर जाएं। क्लियर। सेकंड कह रहा है RNFS इज लो कैपिटल इंटेंसिव एंड हाई लेबर ऑब्जर्विंग। ठीक है, थर्ड वन इज लोअर स्ट्राटा ऑफ रूरल सोसाइटी डू नॉट पार्टिसिपेट इन RNFS एक्टिविटीज, एंड फोर्थ वन इज रूरल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज much less unequal where employment opportunity in RNFS is widely available। ठीक है, कि जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे जो रूरल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स की जो अनइक्वालिटी थी, ठीक है, वो कम है वहाँ पे। तो इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है या कौन सी वो स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं? ये सनी आइडिया जो करेक्ट नहीं है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा इसका आंसर। यस, आपको समझ तो आ गया होगा क्या रहेगा इसका आंसर। यस, द ऑप्शन सी दैट इज
ANC जो है हमारी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ बात करी जा रही है कि RNFS जो है वो एनकरेज कर रहा है रूरल पीपल को टू माइग्रेट, कि उनको माइग्रेट करने में एनकरेज कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो माइग्रेशन को रोक रहा है। इससे जो है माइग्रेशन रुक रही है, कि जो लोग पहले रूरल एरिया से जाके अर्बन एरियाज में काम करते थे, इंडस्ट्रीज में जाके, अब उनके लिए उनके ही एरिया में, उनके ही विलेज में जो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश हो रही हैं। क्लियर? तो वो माइग्रेट करने के उनके पास कोई रीज़न नहीं रह जाता, वो अपने ही एरिया में रह के जो है इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारी लाइन क्या थी कि लोअर स्ट्राटा ऑफ रूरल सोसाइटी डू नॉट पार्टिसिपेट इन RNFS एक्टिविटीज़। तो ये बिल्कुल गलत है कि जो ये लोअर स्ट्राटा है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बल्कि कि जो हमारे नॉन फार्म सेक्टर हैं उनमें वर्क करने का। क्लियर? कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोअर स्ट्राटा से रहते हैं, उनकी लैंड भी नहीं होती, ठीक है, तो वो अब उनके पास लैंड भी नहीं है, वो एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाके इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं और अच्छी वेज जो है वो अर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो जो हमारे स्टेटमेंट्स थी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स थी। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैच द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कि कब कौन सी इंडस्ट्री जो है एस्टैब्लिश करी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो मैच करना है। कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड का तो हमने अभी स्टडी करा है, अभी बात करी है इसके बारे में, ये कब जो है लॉन्च करी गई थी, जहाँ एस्टैब्लिश करी गई थी, दैट इज 1947 में। ठीक है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1947 में। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया हमें, उससे हमें आंसर भी यहाँ पे क्लियर हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड है दैट इज 1947 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड जो हमारा रूरल इंडस्ट्री बोर्ड है वो 1962 में। ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज जो प्रोजेक्ट है, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था हमारा 1962 में। क्लियर? और हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश करा गया था 1979 में। कब? 1979 में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टैब्लिश करी गई थी, दैट इज 1954 में। कब? 1954 में। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरल एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो है ये कब एस्टैब्लिश करा गया था? 1983 में। कब? 1983 में जो है ये एस्टैब्लिश करा गया था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दैट इज कोर इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड। ठीक है, कोर इंडस्ट्री होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि कोर इंडस्ट्री क्या होती है कि जो हमारे कोकोनट एक से जो शेल होता है, उसका कोकोनट का जो शेल होता है उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में भी कि कोर इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर होती है कोकोनट की। ठीक है, वो उगाया जाता है, फार्मिंग करी जाती है कोकोनट्स की। तो कोकोनट के जो शेल होता है उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं कोर इंडस्ट्री। क्लियर? क्या कहते हैं? कोर इंडस्ट्री। कहता वो एक एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री है, एम्प्लॉइंग ओवर डैश वर्कर। कितने जो है वर्कर्स को उन्होंने एम्प्लॉय कर, ओवर कितने एम्प्लॉयज़ को जो है उन्होंने वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं मेजर कोकोनट प्रोड्यूसिंग जो हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग कोकोनट स्टेट्स कौन सी हैं हमारे? जैसे केरला हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे मेजर प्रोड्यूसिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उनमें जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कितने अगर हम बात करें एज ऑफ 2022 की, तो क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स 7 लाख। क्या रहेगा इसका आंसर? 7 लाख। ओवर द 7 लाख, 7 लाख से भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं, 7 लाख से भी ज़्यादा जो है इस इंडस्ट्री में लोग वर्क कर रहे हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है कोर इंडस्ट्री द्वारा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट हैज द यूनिक distinctions of being the only region producing 4 varieties of silk line। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा एक यूनिक डिस्टिंक्शन है उसके पास, किस चीज़ की, एक यूनिक रीजन वो बन जाता है किस केस में, कि देखो हमारे इंडिया में 5 टाइप की सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, उनमें से 4 टाइप की जो सिल्क है वो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में ही जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है। क्लियर, तो अब वो 4 वेराइटीज कौन कौन सी हैं जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोड्यूस करी जाती हैं। क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मलबरी, ट्रॉपिकल टेसार, ओक टेसार, मूगा, मलबरी, ट्रॉपिकल टेसार, ओक टेसार, एरी, मलबरी, ट्रॉपिकल टेसार, एरी, मूगा, या फिर मलबरी, एरी, ओक टेसार एंड मूगा। यस, क्या रहेगा, वो कौन सी 4 ऐसी सिल्क हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट ही जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो 4 वेराइटी ऑफ सिल्क जो पाई जाती हैं, इनमें से वो कौन सी 4 वेराइटीज हैं। यस, क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, इट्स डी। क्लियर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मलबरी, एरी, ओक टेसार एंड मूगा जो है वो इसमें प्रोड्यूस करी जाती है नॉर्थ रीजन में। ठीक है, ओनली ट्रॉपिकल टेसार को छोड़ के, ट्रॉपिकल टेसार छोड़ के बाकी चारों की चारों जो हैं अगर हम बोलें तो नॉर्थ ईस्ट में वो प्रोड्यूस करी जाती हैं। क्लियर, तो नॉर्थ ईस्ट का अगर हम अकेले नॉर्थ ईस्ट का ही कंट्रीब्यूशन देखें तो 18% जो है नॉर्थ ईस्ट का ही कंट्रीब्यूशन है टोटल सिल्क प्रोडक्शन में। क्लियर, तो अगर हम बात करें कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क्स क्या हैं, जो मलबरी है ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल होने वाली सिल्क है। क्लियर, और सबसे ज़्यादा प्रीशियस जो हम बोल सकते हैं हमारे पास सिल्क है दैट इज़ मूगा है। ठीक है, मूगा जो है गोल्डन येलो कलर की होती है, ग्लिटरी टाइप ये जो है सिल्क होती है। क्लियर, ये सबसे ज़्यादा यूनिक सिल्क है और सबसे ज़्यादा कम पाए जाने वाली सिल्क है। क्लियर, होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट है इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ क्या चूज करना हमें, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो इनमें से कौन सा जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन चारों ऑप्शंस में से, कि प्रोजेक्ट अप्रेजल की यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल की, इनमें से कौन सी जो है, क्या जो है एडवांटेज और इम्पॉर्टेंस है प्रोजेक्ट अप्रेजल की। क्लियर, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड and the viability of the project computed. Being an independent unit, it can be closely monitored and followed up separately. ठीक है, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं तो क्या बेनिफिट होने वाले हैं कि हमें बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे कि वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है हम कंप्यूट कर पाएंगे। एंड बीइंग एन इंडिपेंडेंट यूनिट इन कैन बी क्लोजली मॉनिटर्ड। ठीक है, उसको हम क्लोजली मॉनिटर कर सकेंगे और उनके जो है एंड फॉलोड अप सेपरेटली, उनको हम सेपरेटली हम जो है फॉलो अप कर सकेंगे। क्लियर, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, दस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड विच इज डिफिकल्ट इन अदर केसेस। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, यस क्या डिफरेंस होता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यस तो क्या डिफरेंस रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आंसरेबल होना। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन पर्सन उसके लिए आंसरेबल होगा, ठीक है, उसको अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबिलिटी दी गई होगी। ठीक है, तो इससे क्या है हम अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। क्लियर, अगर हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, ठीक है, ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। थर्ड वन इज द प्रोजेक्ट फॉर्मेट गिव्स एन आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस सो दैट those who have to be provide the resources can plan for the same। कि अगर
प्रोजेक्ट फॉर्मेट गिव एन आइडिया, प्रोजेक्ट फॉर्मेट जो है वो हमें आइडिया दे देता है कि कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी ईयर टू ईयर बेसिस पे क्या कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है। दैट दोज हु हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, जिससे हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं ताकि हम प्लान कर सकें फॉर द फ्यूचर, क्लियर। देन फोर्थ ऑप्शन इज द प्रोजेक्ट फॉर्मेट एनकरेजेस सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये अगर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट फॉर्मेट है वो हमें एनकरेज करता है एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करने में, जिससे क्या है हम बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास जो है 4 ऑप्शन थे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इन चारों में से क्या एडवांटेज है हमारी और क्या एडवांटेज और इम्पोर्टेंस है हमारी प्रोजेक्ट अप्रेजल की। यस, क्या रहेगा आंसर? ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, डी आर द करेक्ट ऑप्शन, बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब तो मुझे लगता है इजी रहेगा, अब तो कुछ क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर लिए चारों के चारों ऑप्शंस। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करते हैं, या आप बोल सकते हो हमें बताते हैं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये उसकी एडवांटेजेस जो हैं वो शो कर रहे हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल की, प्रोजेक्ट अप्रेजल की जो है इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज जो है वो शो कर रहे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोन्स अप टू डैश to cooperative societies of farmers for purchase of the produce of members under priority sector, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने का जो लोन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो दिया जाता है, किस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाता है? टू परचेज द प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करा है फार्मर्स ने, ठीक है। फार्मर्स ने जो क्रॉप प्रोड्यूस करी है उसको वो परचेज कर सके कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। उसके लिए कितना लोन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ या 50 करोड़। जस्ट क्या, यस क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, यस इट्स 5 करोड़। जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको जो है 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस करा है उन प्रोड्यूस को वो परचेज कर सके, क्लियर। ताकि जो फार्मर है उनको एटलीस्ट जो उनको मिनिमम अमाउंट मिलनी चाहिए वो मिल जाए, चाहे मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है, एक्सेप्ट किसके लिए नहीं है ये जो कॉन्सेप्ट है, किसको ये जो है इतना लोन नहीं दिया जाता है? दैट इज़ UCBs, मीन्स कि अर्बन कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ये जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनके लिए ये जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्लियर। तो ये जो है रूरल जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए जो फैसिलिटी है अवेलेबल है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्लियर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब कैटेगरी अंडर एग्रीकल्चर इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका सब कैटेगरी कौन सी नहीं है इनमें से, ठीक है। आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? इज द नॉट द सब कैटेगरी अंडर एग्रीकल्चर इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है? क्योंकि हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में स्टडी करी हुई है अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, ठीक है। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्स को, क्योंकि उसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो जल्दी से हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूज़र हैं then download the My Institute app and use the organization code GEEAT
GKT, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन कोड को यूज़ करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल करके आप इसकी कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं वो भी आप जो है देख सकते हो। उसमें आपको मिलने वाला है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, फुल वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, क्लियर, एंड मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, EPDF नोट्स एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से जाके हमारे रूरल बैंकिंग कोर्स को जो है आप एनरोल कर लीजिए, क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब कैटेगरी अंडर एग्रीकल्चर इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो कौन सी इसमें से कैटेगरी जो है सब कैटेगरी नहीं आती एग्रीकल्चर के अंडर? फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी एक्टिविटीज, लीज लैंड। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, इट्स डी, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर? डी। लीज लैंड जो है वो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर नहीं आता है। जैसे हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का चैप्टर डिस्कस करा था, उसमें हमने बात करी थी एग्रीकल्चर में फार्म क्रेडिट के बारे में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या लोन फैसिलिटीज़ हैं, एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए क्या लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लीज लैंड जो है, अगर कोई बंदा लैंड जो है लीज पे लेता है तो उसके लिए उसको क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्लियर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस do not apply to which of the following type of banks, ठीक है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस हैं, जैसे कुछ बैंक्स को गाइडलाइंस दे रखी हैं कि ये अपनी जो भी ANBC है, जो इनका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो रहेगा, ठीक है, उसका 40%, 18%, वो डिफरेंट है हर बैंक से, हर एक कैटेगरी के लिए, क्लियर। तो वो जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, गाइडलाइंस दे रखी हैं कि वो इतना जो है कंट्रीब्यूट करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, तो इनमें से कौन सा वो बैंक है जिसके लिए वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं है? लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, यस, द आंसर इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसको कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं है लोन देने के लिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्लियर। तो इनका हमने सेक्शंस पढ़े थे कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है डोमेस्टिक बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के अलग कैटेगरी ही थी, फॉरेन बैंक्स की, देन रीजनल रूरल बैंक्स की, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है। तो ये हमने कैटेगरीज, ये जो बैंक्स हैं जिनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई हैं, या फिर जो बोल सकते हो आप एलिजिबल हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो है, जो फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करवाने के लिए, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इनमें से जो है कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वो सोसाइटी है, क्या कौन जो है इनमें फिक्स करता है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? इंडिया में जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बंदा पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बंदा अब जो है पॉवर्टी लाइन है, तो वो जो पॉवर्टी लाइन है उसे कौन डिसाइड करता है, उसे कौन फिक्स करता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर प्लानिंग कमीशन जो कि अभी नीति आयोग है? यस, एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? कि जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, जैसे हम बात करते हैं कि पॉवर्टी कि कुछ लोगों के लिए कार्ड्स बने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स बने हैं, उनके लिए BPL कार्ड जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये जो लाइन है इसे फिक्स कौन करता है? कौन कहता है कि ये बंदा अगर इतना कमा रहा है तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, अगर इतना कमा रहा है तो अबव पॉवर्टी लाइन होगा? यस, कौन डिसाइड करता है ये चीज़ें? सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, प्लानिंग कमीशन, कौन डिसाइड करता है? यस, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, इट्स डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्लानिंग कमीशन, ठीक है। जिससे अब
नीति आयोग भी कहते हैं, क्योंकि पहले वो एज ए प्लानिंग कमीशन वर्क करता था, जो जैसे कि वो प्लान्स बनाए जाते थे, जिसमें 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो एज ए प्लानिंग कमीशन वो वर्क करता था, अब उसे जो है वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, क्लियर। तो वो डिसाइड करता है कि हमें वो पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या लाइन होनी चाहिए, क्या जो अमाउंट होनी चाहिए, जिसके अगर वो नीचे आते हैं, अर्निंग उनकी नीचे होती है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, अप होती है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन होंगे, क्लियर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी से जो हमारे कोर्स को है आप एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, and if an iOS user, then download the My Institute app and use the organization code GEGKT, ठीक है। तो जल्दी से जो है हमारे कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऑफर्स की बात करें तो ऑफर फ्लैट 82% जो है वो आपको ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्लैट हमारे जो सारे के सारे कोर्सेज हैं उन पे जो है आपको फ्लैट 82% जो है ऑफ मिलने वाला है। उसके लिए आपको कूपन कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ एग्जाम्स कूपन कोड यूज़ करके आप फ्लैट 82% जो है वो ऑफ ले सकते हैं। और बाकी के जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है दैट इज़ वेबिनार कूपन कोड यूज़ करके आप जो है फ्लैट 82% जो है वो ऑफ ले सकते हैं। तो जल्दी से हमारे जो है इन कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर द डे।